हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम की प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 1 जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आने वाली वीडियोस में हम प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे एंड में हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। नोट्स के लिए चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम गैप्स भी कहते हैं, ये होता क्या है? तो बेसिकली गैप्स जो हैं ये कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये एक टेक्निकल अकाउंटिंग टर्म है जिसमें आपके कन्वेंशंस, रूल्स, प्रोसीजर आते हैं जब आप अकाउंटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर रहे हो, उस समय ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हो या प्रिंसिपल्स ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं जिसमें आपके कन्वेंशन आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिससे आप फाइनेंशियल कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब अलग अलग तरीके के आपके अकाउंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंडियन गैप। ठीक है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन गैप्स क्या है, मतलब कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं। पहला हमारा आ जाता है कंपनी लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ ICAI, सेबी की रिक्वायरमेंट्स एंड एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशनल्स। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग है? ये एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं या स्टैंडर्ड्स ये इस्टेब्लिश किए होते हैं कि हमें इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपनी अकाउंटिंग को प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग करनी है अच्छे तरीके से। फाइनेंशियल डाटा को हमने इस तरीके से रिपोर्ट करना है, जो पीरियोडिक परफॉर्मेंस है बिजनेस की उसको इस तरीके से हमने मेंटेन करके रखना है। मतलब ये हमें कह सकते हो एक तरीके की हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करनी है, कौन कौन से कन्वेंशन या कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे अकाउंटिंग में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहला है यहाँ पे कुछ फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कह सकते हो या अथॉरिटेटिवनेस या यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री या नेचुरल साइंस के अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के अकाउंटिंग कन्वेंशनल्स, अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशंस ये सारी अलग हो सकती हैं। ठीक है, मतलब इतनी भी अलग नहीं हो सकती बट लिटिल बिट अलग हो सकती है। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अ फिनिश्ड फॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि मान लो किसी कंट्री ने या वर्ल्ड वाइड एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बन गया या अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा इस्टेब्लिश हो गया या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्टेब्लिश एक बार ही हो गए, ये दोबारा चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे कोई नीड पड़ रही है, ठीक है, जैसे GST आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो उस हिसाब से ये जो कन्वेंशनल्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होती हैं, ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है जब नीड बढ़ती है। ये नहीं है कि फिक्स्ड है, फिनिश्ड फॉर्म में ये नहीं है। अब जो एक्सेप्टेंस है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है रेलेवेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा है फिजिबिलिटी। अब रेलेवेंस जो प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर रहे हैं अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें उस इन्फॉर्मेशन जो वो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ कर सकें इस तरीके से ताकि वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छे से काम कर सके। ठीक है, मतलब अगर मान लो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें हमारे बिजनेस की पोजीशन के बारे में सही सही बता सके, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारी जो बिजनेस हमारा है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर कोई चेंजेस चाहिए तो मतलब एकदम परफेक्ट एंड कह सकते हो ओवरऑल हमें व्यू प्रोवाइड करे, मतलब एकदम रेलेवेंट होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमने अभी बात की क्या की, तो दूसरा क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिविटी। अब जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया में कब आता है कि इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन अकाउंटिंग कर रहा है वो जानबूझ के अकाउंट्स को मैनिपुलेट ना करे। ठीक है, जानबूझ के किसी कह सकते हो खर्चों को बढ़ाए ना, मतलब जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत ना शो करे। ठीक है, पर्सनल बायसनेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिजिबल। जो प्रिंसिपल फिजिबल तब माना जाता है अगर एक्सटेंड दैट इट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी और
कोस्ट, ठीक है, मतलब बिना कॉम्प्लेक्सिटी के हमें इसे क्या करना है, प्रेजेंट करना है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं ये अच्छे तरीके से हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन रिलेटिव हो, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे एंड फिजिबल हो, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, ये आगे आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अब टोटल आपकी अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सिलेबस में, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपके 4 हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहला जो आपका पॉइंट आ जाता है दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जो बिजनेस यूनिट है ना, ये जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उससे ये अलग एंटिटी, मतलब कह सकते हो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बिजनेस की, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आप इंडिविजुअली चला रहे हैं, ठीक है, उसे ओन कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, जिस भी तरीके से। अब हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि बिजनेस की एक अलग एंटिटी है, ठीक है। बिजनेस इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर एक अलग पर्सन है, बट बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्यों आया, क्योंकि अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता तो बिजनेस के जो अफेयर्स हैं वो प्राइवेट अफेयर्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। किस तरीके से, ये हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो सोल ट्रेडर की अगर हम बात करें, या एक ऐसी फर्म की बात करें, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात करें, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। अब देखो हम अपने दिन में कितने खर्चे करते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, वो हमारी पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है, पर्सनल अफेयर्स में आती है ना। बट जो बिजनेस अफेयर्स में है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हमें बिजनेस की बुक्स में करनी है ना। बट जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अब ठीक है, अब हमने पता पर्सनल हमारी ट्रांजेक्शन्स काफ़ी होती हैं, बट जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो हमें देखनी पड़ेगी, वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बताती है बिजनेस की, ठीक है, अच्छे तरीके से उसे डिस्क्लोज करती है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है ना, सोल प्रोप्राइटर के केस में कोई भी इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, सोल प्रोप्राइटर की, नॉन बिजनेस जो एक्सपेंसेस है वो पूरे एक्सक्लूड होंगे बिजनेस अकाउंट्स में, ठीक है। अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल खर्चे कर रहा है, ठीक है, अपने घर के लिए फर्नीचर ले रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा ना हम बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस के अकाउंट्स में लिखेंगे। तो इसीलिए बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान के हम उसकी बुक्स बनाते हैं, एंड बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम उसमें करते हैं, एंड जो हमारी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या, इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है ना, वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने मशीनरी परचेज की, ठीक है, मैंने कोई एक्सपेंस पे किया मनी के फॉर्म में। अब इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के तौर पे मान लो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 25,000 है, सन्ड्री डेटर्स 48,500 है, बिल्स रिसीवेबल 6,500 है, मोटर कार, अब यहाँ पे देखो मोटर कार आपको 5 है, स्टॉक 6,000 टन का है, फर्नीचर 100 चेयर एंड 20 टेबल्स का है, मशीन 7 है, बिल्डिंग स्पेस 5,000 स्क्वायर मीटर्स हैं, लैंड 10 एकर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जोन सी ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में है ना, वो हमने हमारी बुक्स में मेंशन करनी है, और जो जैसे कि मोटर कार है 5, हम ऐसे ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अकाउंट्स में नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमारा स्टॉक 6,000 टन का है, बट ये 6,000 रुपये का होता तो अब हम मेंशन करते बुक्स में, ये हम कोई भी क्वांटिटी में नहीं करेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्टर तो हमने लेना ही नहीं है यहाँ पे। फर्नीचर 100 चेयर, ये भी हम क्या करेंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। मशीन 7 है, बिल्डिंग स्पेस हमारे पास 5,000 स्क्वायर मीटर्स, लैंड हमारे पास 10 एकड़ के, ये भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब जोन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी मनी के टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ मनी वही हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कॉन्सेप्ट मानता है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया है ना, हम ये सोचेंगे कि जो बिजनेस है ना ये हमारा इनफाइनाइट टाइम के लिए कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, इट इज एज्यूम दैट बिजनेस यूनिट हैज रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ continuing बिजनेस एट प्रॉफिट फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये नहीं है कि मतलब
अगर मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, मैं ये सोचूंगी 1 साल बाद मेरा बंद हो जाएगा, 2 साल बाद मेरा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता जाएगा। आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक, ठीक है, आपको भी नहीं पता कब कब तक चलता रहेगा, बट चलता रहेगा। मतलब आपके जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं ये फ्यूचर में क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। एंड जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही रिकॉर्ड करोगे। ये इसलिए किया जाता है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सप्लायर क्या करेगा, गुड्स को सप्लाई करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को हमें सप्लाई करेगा, एंड अदर जो बिजनेस फर्म है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में एंटर होंगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, तो हम उसे अकाउंट्स हमारी बुक्स में मेंशन करेंगे। क्योंकि अगर सप्लायर को ये लगेगा कि ये कंपनी तो बंद होने वाली है, इसको तो सप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है ना, तो वो हमें क्या सप्लाई करेगा, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइज हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है ये क्लोजली रिलेट करता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हम एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ठीक है, जिस प्राइस पे हमने एक्वायर किया, मतलब जब हमें जितनी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, अब जो एसेट है वो बुक्स में जो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो, हम कोई भी, मान लो मैंने कोई भी एसेट परचेज किया, मशीनरी मान लो मैंने परचेज की, ठीक है, अब मशीनरी मान लो मैंने 2 लाख की परचेज की, तो मैंने कितने की परचेज की, क्या कॉस्ट पड़ी मुझे उसकी, 2 लाख, तो 2 लाख का ही मैं मेंशन करूंगी अपनी बुक्स में, उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह लगती जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, जितनी कॉस्ट पे मैंने उस पर्टिकुलरली एसेट को क्या किया है, परचेज किया है, वो ही कॉस्ट पे मैं वहाँ पे क्या करूँगी, मेंशन करूँगी। अब मान लो लैंड के केस में, अगर मान लो लैंड मैंने ली है 10 लाख की, अब लैंड हो सकता है अमोरोटाइज हो जाए, है ना, तो लैंड के जो प्राइसेस है वो अगर अमोरोटाइज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है, 10 लाख की मैंने ली थी लैंड, अब वो 15 लाख की हो गई है, ठीक है, मतलब मैंने वहाँ पे 10 लाख ही मेंशन करना है, ठीक है। जितनी कॉस्ट का मैं एसेट एक्वायर कर रही हूँ ना, उसी कॉस्ट पे मैंने क्या करना है, बुक्स में कॉस्ट पर मैंने एसेट लेने हैं। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये एक एडवांटेज लेके आता है हमारे अकाउंट्स में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी लेके आता है अकाउंट्स में। जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कॉस्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे ही सारी चीज़ें लेंगे। नेक्स्ट है गाइस डुअल आस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बताता है, दिस इज द ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। एंड ये अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हर फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 फोल्ड आस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है यील्डिंग ऑफ बेनिफिट, दूसरा है गिविंग ऑफ दैट बेनिफिट। जो डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीपिंग सिस्टम में। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ते हैं। पहला आस्पेक्ट होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बिजनेस ने मशीनरी परचेज की है 50,000 की कैश के साथ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि हमारा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 50,000 का। क्रेडिट क्या करेंगे, अब हमारा कैश कम हो रहा है, ठीक है, कैश कम हो रहा है तो 50,000 का हम कम करेंगे। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स हमारे एक ही ट्रांजेक्शन में हुए। पहला है हमारी मशीनरी इंक्रीज हुई, दूसरा है हमारा कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बताता है कि जो लाइफ है बिजनेस की वो डिवाइड होती है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जिससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को मेजर कर सकते हैं एंड रिपोर्ट कर सकते हैं। टिपिकली जो अकाउंटिंग हमारा पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, अगले साल तक। बट ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली हो सकता है। ये डिपेंड करता है बिजनेस की क्या नीड्स हैं, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर किए जाते हैं हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेम से पता चल रहा है मैच करना है, हमने क्या मैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सपेंसेस को हमने रेवेन्यू के साथ मैच करना है। किस तरीके से, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है सेम अकाउंटिंग पीरियड में जहाँ पे हमें रिवेन्यू क्या हुई है, अकर हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर हमें 2025 में रिवेन्यू हुई है 1 लाख की, उसी साल हमें एक्सपेंसेस हुए हैं 50,000 के, तो उसी साल हम रिवेन्यू भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, और एक्सपेंसेस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल की हमने रिवेन्यू 1 लाख हमने बुक्स में
क्या कर ली, ऐड कर ली, बट हम एक्सपेंसेस अगले साल कर रहे हैं, उसी साल जिसी साल हमें रिवेन्यू हुई है ना, उसी साल के एक्सपेंसेस हम बुक्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सके प्रॉफिट एंड लॉस का, पर्टिकुलरली अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ठीक है। की पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं कि ये डायरेक्टली लिंक करता है रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस को सेम अकाउंटिंग पीरियड में। ये कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि एक्यूरेट हम कैलकुलेशन कर सकें नेट प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। एंड ये पार्ट है एक्यूरियल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, जिससे हम मिस ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटिंग जो हमारी प्रॉफिट है, कम ज़्यादा हमारा प्रॉफिट शो नहीं होगा, एकदम अच्छे तरीके से होगा। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो एक कंपनी है वो 1 लाख अर्न कर रही है रिवेन्यू अगस्त में, ठीक है। एंड उनके जो कह सकते हो क्या है, उन्होंने 40,000 की सैलरी दी, 10,000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, जिससे ये रिवेन्यू वो जनरेट कर पाए। तो जो ये एक्सपेंसेस है 50,000 के, ये आप अगस्त में ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तभी रिकॉर्ड करोगे, ये नहीं है जब आपने पे किए, जब आपको एक्सपेंसेस हुए तभी आपने रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये इंश्योर करता है कि रिलेबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बनी रहे, फेयर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन आप कर सको और बेटर आपको एक बेसिस प्रोवाइड कर सके, जिससे आप डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से कर सको। नेक्स्ट गाइस हमारा कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रिवेन्यू है उससे हम कंसीडर करेंगे, जब मतलब रिवेन्यू को हम तब अर्नड कंसीडर करेंगे उस डेट में जब वो रियलाइज्ड हुई है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे जिससे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है हमने बायर को पास किया एंड वो उसी समय लाइबल हो जाएगा उस पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी के लिए पे करने के लिए। मतलब जब हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र की, मान लो मैंने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र की, तो वो लाइबल हो जाएगा मुझे पे करने के लिए, राइट। तो गाइस इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कस्टमर है रांची में, उसने मैन्युफैक्चरर को एक ऑर्डर प्लेस किया दिल्ली में 1 जनवरी को। अब जो वो मैन्युफैक्चरर है जो दिल्ली में है, उसके पास ऑर्डर आया, उसने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद रांची में जो कस्टमर था उसको 1 फरवरी को जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए, उसको भेज दिए गए, डिलीवर कर दिए गए, ठीक है। अब जब गुड्स उस कस्टमर के पास आ गए, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड इंजॉय करने के बाद उसने क्या किया, मार्च में उसकी पेमेंट कर दी। तो इस सारे एग्जाम्पल में जो डेट को हम उस पर्टिकुलरली एसेट को अपने बुक्स में मेंशन करेंगे वो क्या होगा, 1 फेब होगा। कब, क्यों? क्योंकि देखो हमें पेमेंट तो मिली मार्च में, बट हम एसेट को रियलाइज या एसेट को कह सकते हो कि बुक्स में मेंशन तभी करेंगे जब हमने जो ओनरशिप है, ये कह सकते हो गुड्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तभी हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हमने क्या किया, एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, उस डेट को हम क्या करेंगे, बुक्स में वो डेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग में या डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो एकदम ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन होना चाहिए, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि कोई बिल हो सकता है, वाउचर्स हो सकते हैं। ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, वाउचर्स देखते हैं। जब ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना लेते हैं ना, तो एक ऑडिटर होता है जो ऑडिटिंग करता है हमारी बुक्स की और देखता है सारे एविडेंस को, देखता है कि मान लो अगर मैंने बुक्स में ये मेंशन किया हुआ है बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, मैंने मान लो कि मशीनरी परचेज की है 2 लाख की, तो सबसे पहले उसका एक एविडेंस होगा, कोई बिल होगा मेरे पास, ठीक है, कोई सप्लायर ने मुझे बिल दिया होगा या कोई भी वाउचर होगा, तो उसको मैंने सारा देखना है, ठीक है। वाउचिंग करनी है अच्छे तरीके से, ऑडिट करना है, या फिर कह सकते हो मतलब एक एविडेंस होना चाहिए हर ट्रांजेक्शन का, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट बन सके, ऑब्जेक्टिविटी हो, रिलायबिलिटी हो, जिससे मैं आगे डिसीजंस भी अच्छे तरीके से ले सकूं। नेक्स्ट है गाइस एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये हमें कहता है कि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना जब ये रियलाइज्ड होगी, ठीक है। जब सेल कंप्लीट हो गई है, ये सर्विसेज कंप्लीट हो गई हैं, चाहे हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मानना है कि वो पर्टिकुलरली हमें रिवेन्यू मिल चुकी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने सेल की, उसकी पेमेंट हमें आई है, नहीं आई है, या फ्यूचर में आएंगी, हम उसको रिवेन्यू ही मानेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गाइस ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। टोटल हमारे 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे क्या होता है। टोटल हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस 4 अकाउंटिंग
कन्वेंशंस हैं वो हम सारे कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद जो भी हमारा चैप्टर में बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे एंड उसके अगली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड इंस्टाग्राम @simplified study official पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।